बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो कल्चर हेरिटेज टीवी में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक होगा ज़बान, सकाफ़त और माहौल। और इस सेशन में हम इन तीन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इस रोए ज़मीन पर तकरीबन 7,000 के करीब मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बान कल्चर को रिप्रेजेंट करने का एक अहम ज़रिया है। किसी सकाफ़त के अंदर या किसी कल्चर के अंदर जितना भी नॉलेज होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए और उन मालूमात को और उस इल्म को शेयर करने के लिए ज़बान का एक अहम रोल है। कल्चर क्या है? सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं, जो बोलते हैं या जो सोचते हैं, इसको कल्चर कहा जाता है। अगर माहौल के ऊपर हम बात करें तो माहौल, जिस माहौल में जो सोसाइटी, जो कल्चर जिस माहौल के अंदर रहता है, तो उस माहौल के साथ किसी सकाफ़त का या किसी ज़बान के लोगों का एक ख़ास ताल्लुक़ होता है और उस ताल्लुक़ को वो ज़बान के ज़रिए दूसरे सकाफ़त के लोगों के साथ वो नॉलेज और वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। किसी कल्चर का एक माहौल के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक़ होता है, वो माहौल हाँ जानदारों पर मुश्तमिल हो या बेजान अशिया पर मुश्तमिल हो, तो इस ताल्लुक़ के नतीजे में एक इल्म वजूद पाता है और इस इल्म को दूसरे माशरों तक पहुँचाने के लिए, दूसरी सकाफ़तों तक पहुँचाने के लिए ज़बान का एक अहम रोल है। यानी जिस माहौल में जो सकाफ़त, जिस कल्चर या जिस कल्चर के लोग रहते हैं, उस माहौल के मुतल्लिक लोगों की मुख्तलिफ़ आर्टिकुलेशंस होती हैं। लोग माहौल को अपने लिए बरूए कार लाकर माहौल के अंदर मुख्तलिफ़ जानदार चीज़ों को और बेजान चीज़ों को इस्तेमाल मिलाकर एक इल्म का वजूद बनता है या इंफॉर्मेशन का एक पैकेज बनता है, और इस पैकेज को कम्युनिकेट करने के लिए, शेयर करने के लिए ज़बान का बहुत अहम किरदार है। इस ग्लोबलाइज्ड और मॉडर्न वर्ल्ड में हम मादूमियत के बहरान का सामना कर रहे हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सटेंशन क्राइसिस कहा जाता है। यानी ये तीन चीज़ें, ज़बान, सकाफ़त और माहौल, इन तीनों को आज बहरान का सामना है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन इस सदी के अख्तिताम पर 3,000 के करीब मुख्तलिफ़ छोटी ज़बानें मफ़कूद हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी। और जहाँ तक कल्चर्स का ताल्लुक़ है, जिस तरह ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग जिस तरह अपनी आबाई इलाकों को छोड़ रहे हैं और शहरों का रुख कर रहे हैं, तो शहरों में जो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग होते हैं, वो इस तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं कि इस जाज़बियत के नतीजे में कल्चर का वजूद भी ख़तरे में आ जाता है। और अगर हम माहौल की बात करें तो माहौल में सिर्फ अगर जानदारों के ऊपर हम फोकस करें तो ये ख्याल किया जाता है, तहकीक से ये मालूम हुआ है कि तकरीबन हर साल हम 200 से लेकर 2,000 के करीब मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ को हम लॉस कर रहे हैं। और ज़बान और कल्चर को ये ख़तरात क्या है? ज़बान और कल्चर को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि लोगों ने अपनी मकामी आबादियों को छोड़कर शहरों का रुख कर दिया है। शहरों के अंदर आकर ज़बान के ऊपर बड़ा असर पड़ता है और सकाफ़त के ऊपर भी बड़ा असर होता है, क्योंकि शहर में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहते हैं। इसलिए जो गालिब अक्सरियत वाली ज़बान होती है, उनके असरात छोटी ज़बानों के ऊपर आ जाती है, यानी नेगेटिव इम्पेक्ट आ जाता है गालिब अक्सरियत वाली ज़बान का छोटी ज़बानों के ऊपर। और इस तरह गालिब अक्सरियत यानी जो सकाफ़त होती है, जो डोमिनेंट सकाफ़त होती है, इसका भी असर आ जाता है छोटी सकाफ़तों पर। और जब हम आबाई इलाकों से, देहाती इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से शहरों का रुख करते हैं तो हमारा अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी ताल्लुक़ कट जाता है। यानी हम अपने माहौल से, अपनी सकाफ़त से
اور اپنی زبان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم شہروں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو روزگار کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے یا پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ دو اس کی بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر یا اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں یا اپنے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں مائیگریشن کر لیتے ہیں۔ اور یہی لوگ، انہی زبانوں کے لوگ، خاص طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہوتی ہے، جب اپنے آبائی وطن میں، اپنی آبائی علاقے میں یا اپنے آبائی گاؤں میں واپس چلے جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کے ساتھ ان کی شناسائی اس قدر نہیں ہوتی، یعنی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ یعنی ہم تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارا ارد گرد کا جو ماحول ہے، بینگ اے بیالوجی اسٹوڈنٹ، اگر ہم دیکھیں، ہم تو بیالوجی پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے ماحول کے، اپنے ارد گرد کے پودوں کو ہم پہچان نہیں سکتے، ان کے استعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک انگریز فلاسفر ہے، اس کا نام ہے R.W. ایمرسن۔ اس نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم 15 سے لے کر 20 سال تک ورد والے، وظیفے والے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہم، یعنی ورد وظیفے والے کمرے، اس کا مطلب ہے کالج میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ہم تعلیم حاصل کر کے 15 سے لے کر 20 سال تک، تو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ کے تو انبار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی پہاڑ پہ چلے جائیں یا کسی کھیت میں چلے جائیں تو ہمیں ایک جو جڑ ہوتا ہے، اس جڑ کا استعمال کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، یعنی ہم اس جڑ کو پہچان نہیں سکتے، ہم ایک پودے کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ پودا خوراک کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ آج کے ٹیلی کمیونیکیشن کے دور میں، یعنی مواصلات کا جو نظام ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ ایک طرف انٹیکشن کا یہ عالم، یعنی انٹیگریشن کا یہ عالم، آپس میں جڑنے کا یہ عالم، جو کہ مواصلاتی نظام کی بدولت ممکن ہوا، یہ کہ ہم ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں بیٹھ کر اپنے دوستوں سے ایک ہی کلک پر بات کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہم ایک ہی کلک پر جو چاہے ہم کسی چیز کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہم آہستہ آہستہ ہمارا اپنے ماحول کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ وہ جو جڑ رہتا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی ہمارا جو تعلق ہے وہ زبان سے، ثقافت سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا کلچر کو، زبان کو اور ان دونوں چیزوں کو محفوظ رکھنے اور ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس روئے زمین پر مختلف جو ثقافتیں ہیں، یعنی مختلف ثقافتوں کے لوگ یا مختلف زبانوں کے جو لوگ ہیں، ان کا وجود اس پلینٹ کی خوبصورتی ہے۔ اسی ڈائیورسٹی میں، جس کو اردو میں انواع بولتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کا وجود، مختلف زبانوں کا وجود، علم کو فروغ دیتا ہے۔ ہر کلچر کے اندر، ہر زبان کے اندر ایک علم کا ذخیرہ جمع ہے۔ اگر ہم اس کلچرز کو لوز کر لیں یا زبانوں کو لوز کر لیں تو ہم ایک وافر مقدار میں علم کو بھی ہم لوز کر جاتے ہیں، کیونکہ جس ماحول میں جس زبان کے لوگ رہتے ہیں یا جس ثقافت کے لوگ رہتے ہیں، وہ اسی ماحول کے متعلق وہ ایک علم رکھتے ہیں، معلومات کا ایک خزانہ رکھتے ہیں، اور وہ خزانہ اور وہ معلومات اور وہ علم ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہاں پر میں 2-3 مثال کے طور پر صرف 3 آپ کو پودوں کی مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو انواع ہیں، یعنی یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یعنی مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے لوگوں کا وجود کتنا ضروری ہے، آپ ان 3 مثالوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 3 پودے ہیں میرے پاس، یعنی آپ اس کو اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں باری باری
इस पर डिस्कशन करूँगा। पहला जो है, जिसको इंग्लिश में स्टिंगिंग नेटल कहा जाता है, ये एक पौधा है। अगर हाथ को लग जाए तो वो, या जिस्म को किसी हिस्से को लग जाए तो उससे जिल्द खारिश शुरू कर देता है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन हमारी सकाफ़त में, जो हमारी लोकल सकाफ़त है, पश्तो जो हमारा सकाफ़त है, यानी पठान पश्तून कल्चर में, इस पौधे का कोई ख़ास फ़ायदा या कोई ख़ास यूज़ नहीं है बज़ाहिरन, क्योंकि हमारे पास जो इल्म है, चूँकि हमारा वास्ता जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो दुनिया है उसके साथ ज़्यादा हो गया है, और जिनको हम लोकल विजडम कहते हैं, या जो हमारे पास इल्म का एक ख़जाना था जो हमारे आबा व अजदाद के पास था, हम उससे दूर हो गए। लिहाजा हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये जो पौधा है, इसको हमारे कल्चर में तो ख़ास इसका यूज़ नहीं है, लेकिन बाज़ कल्चर्स में इस पौधे को जब ये ताज़ा निकलता है तो इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, और ये सब्ज़ी छोटा पेशाब के अंदर जो बीमारी होती है, जो सुजाक की बीमारी होती है, इसके लिए मुफीद गर्दाना जाता है। और एक और पौधा है जो कि बहुत मशहूर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको पश्तो ज़बान में स्पलमक्का बोलते हैं, या हमारे ज़बान में इसको स्पलमे बोलते हैं। बज़ाहिरन ये एक ख़तरनाक सा पौधा है। अगर जानवर इस पौधे को ज़्यादा खा ले तो ये जानवर भी इससे मर जाता है। लेकिन इसके फूल के अंदर ये ख़ासियत है कि अगर गुर्दे का मरीज़, यानी गुर्दे के अंदर पथरी को, इसके फूल को उठाकर गुर्दे के मरीज़ को देकर, तो ये गुर्दे का मरीज़ शिफायाब हो जाता है। गुर्दे की जो पथरी है वो टूट जाती है और पेशाब के साथ निकल जाता है। और इसका एक अहम रोल ये भी है कि इससे जो सफ़ेद दूध निकलता है, इसलिए इसको अंग्रेज़ी में मिल्क वीट भी बोलते हैं। इसका जो सफ़ेद दूध निकलता है, बाज़ सकाफ़तों में इसके दूध को, इस पौधे के दूध को दूध में डालकर लोग दूध को दही में तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो तीसरा पौधा है, जिसको अंग्रेज़ी में डेंडलाइन बोलते हैं, बज़ाहिरन इसका भी बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये भी एक हमारे पास फूड प्लांट भी है, और हमारे पास इस पौधे को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्लांट्स के तौर पर इस पौधे को जब ये पहले ज़मीन से निकलता है तो इसको सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी नॉर्थ और वेस्ट पाकिस्तान में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो ये जो हमारे शुमाली इलाक़ात में जो लोग रहते हैं, तो वो इस पौधे को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक और ये भी है कि चाइनीज़ कल्चर में और यूरोप के जो लोग हैं, वो इस पौधे को मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका जो एक फ़ायदा है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि जिस आदमी को छोटा पेशाब नहीं आता तो इस पौधे को खिला दिया जाता है। यानी इसकी एक ख़ास रेसिपी, ख़ास तरीके से बनाकर ये खिला के, तो फिर वो इस पेशाब के अमल को दुरुस्त कर लेता है। तो ये मैंने 3 मिसालें देकर सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास कल्चर का वजूद, और इस कल्चर के अंदर जितनी मालूमात होती है, उस मालूमात को दूसरे कल्चर के लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़बान की कितनी अहमियत है, और ख़ुद कल्चर का वजूद कितना अहम है। यानी इल्म के वजूद के लिए कल्चर का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और कल्चर का जो वजूद है, यानी डाइवर्सिटी जो है, मुख्तलिफ़ कल्चर जो हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें जो हैं, इनका वजूद ये मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने के लिए भी इसका एक कलीदी किरदार है। लिहाजा गुफ्तगू को मैं एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इस बात को समझने के लिए, या इस बात को पर सोचने के लिए कि हमारी ज़बान और हमारा कल्चर, और फिर हमारा जो माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है, ये 3 चीज़ें जो ख़तरे में हैं, यानी ज़बान भी ख़तरे में है,
ثقافت بھی خطرے میں ہے اور ماحول کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے، اپنی ثقافت کے اوپر سوچنا ہے، اور ثقافت کے اندر اور ثقافت کے ساتھ جو جڑی ہوئی معلومات ہوتی ہیں یا جو علم ہوتا ہے اس پر بھی ہم نے سوچنا ہے۔ اس ٹی وی چینل کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے اندر ایک شعور لایا جائے، شعور اجاگر کیا جائے، اور میرے پی ایچ ڈی کا ایک اہم جز یہ بھی تھا کہ میں کیسے اس علم کو، جو علم ہماری مختلف ثقافتوں کے اندر موجود ہے، اور ایک ثقافت کے اندر کے علم کا دوسرے ثقافت کے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، کس طرح ایک شعور دیا جائے پبلک کو۔ اس لیے میرا پی ایچ ڈی کا ایک فوکس یہ بھی تھا کہ کس طرح اس جو کلچر ہے یا جو علم ہے کلچر کے اندر، یا زبان کی جو اہمیت ہے یا ثقافت کی جو اہمیت ہے، کیسے اجاگر کیا جائے، اور اس نالج کو جو کلچر کے اندر موجود ہے اس کو کیسے اسکول میں لایا جائے، اس کو کیسے کالج میں لایا جائے، اس کو کیسے یونیورسٹیز میں لایا جائے، تاکہ ہمارے پاس جو تعلیمی ادارے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔